हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस अकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे अक्टूबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। मैं जल्दी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी और इसी के साथ ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा अक्टूबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो हम मंथली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस अपने 3 पार्ट में कवर करते हैं हर मंथ के। तो ये अक्टूबर मंथ है, हम इसका पार्ट 1 आज कवर करेंगे और प्रीवियस जो हमारा सितंबर मंथ था उसके हमने अपने 3 पार्ट्स में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट किया है। बायलिंगुअल ये क्लास रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन ऑप्शन एंड कंटेंट मिलेगा। कंटेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए अपने कंटेंट को लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना है। वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ परचेज करके, जैसे भी आपको सुटेबल हो, आप लोग कंटेंट को लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे जो आने वाले एग्जाम्स हैं। तो कंटेंट जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसलिए आपने जरूर पढ़ना है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा लास्ट 9 मंथ आरबीआई सर्कुलर क्लास नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए, चैनल पे आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट 9 मंथ आरबीआई सर्कुलर जनवरी टू सितंबर 2025, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्लास है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी बैंक एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन जरूर आएंगे। मेंस एग्जाम्स की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्लास के लिए आप लोग देख सकते हैं चैनल पे, इंग्लिश में ये क्लास है और आपको पीडीएफ जो है वो बायलिंगुअल मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। और कंप्लीट अगर आपको इंग्लिश में ही चाहिए तो इंग्लिश में भी मिल जाएगा। उसके रिगार्डिंग आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको हर प्रेजेंटेशन के साथ दिया गया है, ठीक है। तो किसी भी पीडीएफ को परचेस करने के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज हैं, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, अक्टूबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पार्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर आरबीआई डायरेक्शन इशूड ऑन 30th of September 2025, banks can now raise the entire 1.5% of risk-weighted assets (RWAs) as additional Tier 1 AT1 capital overseas through which instrument? तो 30 सितंबर 2025 को जारी आरबीआई के निर्देशों के अनुसार बैंक अब किस उपकरण के माध्यम से विदेशों में अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के रूप में जोखिम भारी परिसंपत्तियों का पूरा 1.5% जुटा सकते हैं? राइट आंसर, perpetual debt instruments PDIs is the right answer of this question. Okay, option A is the right answer. क्या बोला गया है कंटेंट में? On 30 of September 2025, the Reserve Bank of India issued new directions effective 1st of October 2025. Banks can now raise the entire 1.5% of risk-weighted assets (RWA) as additional Tier 1 capital overseas through perpetual debt instruments (PDIs). This applies to scheduled commercial banks excluding small finance banks, payment banks, and regional rural banks. For small business loans, banks may reset the credit risk spread once every 3 years, with borrowers allowed to switch to fixed rate loans at reset. RBI also permitted gold-backed working capital loans for all industry using gold as raw material, not just jewelers. Aim: strengthen banks' capital base, improve global fundraising and ease credit access for small businesses. ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? How much loan did the ADB, Asian Development Bank, approve for the Indore मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इन 2025? एडीबी ने 2025 में इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया है? वो है 190 मिलियन यूएस डॉलर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से भी पूछा जा सकता है, अमाउंट भी पूछा जा सकता है लोन का। तो लोन का अमाउंट भी आपको याद रखना है, वो है 190 मिलियन यूएस डॉलर। ऑन 1st of October 2025, the ADB approved a 190 million US dollar loan for the Indore Metro Rail project. The loan will finance at 8.62 kilometer underground metro line with 7 stations linking congested city areas to the airport. The project will be implemented by the Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited with operations targeted by
Jan 2030. It is designed with universal accessibility, ramp, lift, CCTV, emergency system for women, elderly, children, and persons with disabilities. The metro is expected to cut 12,414 tons of CO2 annually, improving air quality in Indore. It also promotes women empowerment through reserved commercial spaces, training, and entrepreneurship opportunities. Next question. What is the World Bank revised GDP growth forecast for India in financial year 26? तो वित्त वर्ष 2026 में भारत के लिए विश्व बैंक का संशोधित जीडीपी विकास पूर्वानुमान क्या है? वो है 6.5%. टाइम टू टाइम चेंज होता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की बात है तो इंपॉर्टेंट है. ओके. On 7th of October 2025, the World Bank raised India's financial year 2026 GDP growth forecast to 6.5% from 6.3%. The upgraded reflects resilient domestic demand, rural recovery, strong agriculture, and GST 2.0 reforms. India is expected to remain the world's fastest growing major economy. For financial year 2027, growth is projected at 6.3% with risk from US tariffs on exports. South Asia growth is forecast at 6.6% in 2025, moderating to 5.8% in 2026. India continue to be the engine of regional growth despite global health winds. 7 अक्टूबर 2025 को विश्व बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 26 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान को 6.3% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है. ये वृद्धि लचीली घरेलू मांग, ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार, मजबूती कृषि और जीएसटी 2.0 सुधारों को दर्शाती है. भारत की दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बने रहने की उम्मीद है और वित्त वर्ष 2027 के लिए निर्यात पर अमेरिकी शुल्कों के जोखिम के साथ वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which bank has partnered with Paytm to launch Paytm Postpaid? Paytm Postpaid लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने Paytm के साथ साझेदारी की है? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक is the right answer. Option B. Paytm has launched a credit line on UPI called Paytm Postpaid in partnership with Suryoday Small Finance Bank. The facility offers short-term interest-free credit for up to 30 days repayable the following month. Users can use Paytm Postpaid for online shopping, UPI-based payments, bill payments, recharge, and booking on the Paytm app. The initiative is powered by NPCI and leverages Paytm's UPI payment infrastructure. तो Paytm ने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी में यूपीआई पर Paytm पोस्टपेड नामक एक क्रेडिट लाइन शुरू की है. ये सुविधा 30 दिनों तक के लिए अल्पकालिक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है, जिसका भुगतान अगले महीने किया जा सकता है. यूजर्स Paytm पोस्टपेड का उपयोग ऑनलाइन शॉपिंग, यूपीआई आधारित भुगतान, बिल भुगतान, रिचार्ज और Paytm ऐप पर बुकिंग के लिए कर सकते हैं. ये पहल एनपीसीआई द्वारा संचालित है और Paytm के यूपीआई भुगतान ढांचे का लाभ उठाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, PhonePe India's App Store, which has crossed 100 million devices, allow up discovery in how many Indian languages along with English. तो हाल ही में PhonePe का इंडस ऐप स्टोर, जिसने 100 मिलियन डिवाइसों को पार कर लिया है, अंग्रेजी के साथ साथ कितनी भारतीय भाषाओं में ऐप खोज की अनुमति देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Indus App Store, India's Android app marketplace launched by PhonePe, has crossed 100 million devices. The App Store localizations features allow discovery of apps in 12 Indian languages along with English. Around 40% of users browse the App Store in regional languages, mainly Hindi, Marathi, Tamil, and Gujarati. The platform has a strong presence in Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, and Telangana. Gen Z from 33.7% of users and together with Gen Y 27 to 44 years accounts for 93.5% of users under 45. The core user base is a 28 to 44-year-old male from tier 3 cities with 70.6% of users coming from these regions. Social media apps are the most popular category, followed by communication, entertainment, and finance.
तो फोन पे द्वारा लॉन्च किया गया भारत का एंड्रॉयड ऐप मार्केट प्लेस इंडस ऐप स्टोर 10 करोड़ डिवाइस तक पहुंच गया है। ठीक है, ऐप स्टोर का स्थानीयकरण फीचर अंग्रेजी के साथ साथ 12 भारतीय भाषाओं में ऐप्स खोजने की सुविधा देता है। लगभग 40% से यूजर्स क्षेत्रीय भाषाओं मुख्यतः हिंदी, मराठी, तमिल और गुजराती में ऐप स्टोर ब्राउज करते हैं, जिससे इस प्लेटफॉर्म की उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में मजबूत उपस्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which NBFCs has partnered with PhonePe to provide collateral free merchant cash advance MCA loans to merchants especially in tier 2 and tier 3 towns? तो किस NBFC ने व्यापारियों को विशेष रूप से टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में संपार्श्विक मुक्त मर्चेंट कैश एडवांस ऋण प्रदान करने के लिए फोन पे के साथ साझेदारी की है? SMFG इंडिया क्रेडिट SMICC इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया है? NBFCs and SMFG India Credit SMICC has partnered with PhonePe to provide collateral free carry to merchants. The partnership will offer merchant cash advance MCA loans to registered merchants on the PhonePe platform. The scheme primarily targets merchants tier 2 and tier 3 towns, supporting small businesses in semi-urban and rural India. The collaboration helps SMFG India Credit SMICC strengthen its role as leading lender in the MCA space. क्या बोला गया है? NBFC फर्म SMFG इंडिया क्रेडिट ने व्यापारियों को बिना किसी जमानत के ऋण उपलब्ध कराने के लिए फोन पे के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत फोन पे प्लेटफॉर्म और पंजीकृत व्यापारियों को मर्चेंट कैश एडवांस ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजना मुख्य रूप से टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के व्यापारियों को लक्षित करती है और अर्ध शहरी तथा ग्रामीण भारत के छोटे व्यवसायों को सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which initiative launched by the BSIF is envisioned as the world's largest integrated online insurance marketplace, providing a unified platform for buying, renewing and managing policies? तो BSIF द्वारा शुरू की गई कौन सी पहल दुनिया के सबसे बड़े एकीकृत ऑनलाइन बीमा बाजार के रूप में परिकल्पित है, जो पॉलिसियों को खरीदने, नवीनीकृत करने और प्रबंधित करने के लिए एकीकृत मंच प्रदान करती है? राइट आंसर हो जाएगा बीमा सुगम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। The Bima Sugam India Federation has launched Bima Sugam envisioned as the world's largest integrated online insurance marketplace. Bima Sugam is a unified digital marketplace for life, health, motor, travel, property, agriculture, and general insurance products, where users can buy, renew, manage, and claim policies on a single platform. The platform will securely store policy documents and functions similar to UPI, creating digital public infrastructure (DPI) for insurance. It will cover life insurance products including term plans, saving products, annuity and pension plans, and ULIPs. Bima Sugam is a part of IRDAI Bima Trinity initiative. Bima Vistar, Bima Vahak and Bima Sugam launched to enhance insurance penetration by focusing on availability, affordability and accessibility. The initiative is backed by the Life Insurance Council and the GIC, General Insurance Council. Next question. In 2025, which Indian bank received government approval to handle trade payment for Nayara Energy Limited after EU sanction? तो 2025 में यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के बाद किस भारतीय बैंक को नयारा एनर्जी लिमिटेड के लिए व्यापार भुगतान संभालने के लिए सरकारी अनुमोदन प्राप्त हुआ है? यूको बैंक इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी। UCO Bank has received government approval to handle trade payment for Nayara Energy Limited nearly 2 months after the company was sanctioned by the EU in July 2025. Nayara Energy, which is 49% owned by Russia Rosenfeld, faced reduced operations and diversion of ships due to EU sanctions. UCO Bank, with limited offshore presence and past experiences in facilitating Iran oil trades, was directed to lead Nayara transactions. SBI and other large lenders halted Nayara trades and FX transactions due to cautions over Western sanctions. Nayara Energy contributes around 8% of India's refining capacity and 7% of its retail fuel network, highlighting its strategic importance. क्या बोला गया है इसमें?
जुलाई 2025 में यूरोपीय संघ द्वारा कंपनी पर प्रतिबंध लगाए जाने के लगभग 2 महीने बाद यूको बैंक को न्यारा एनर्जी लिमिटेड के लिए व्यापार भुगतान संभालने के लिए सरकारी मंजूरी मिल गई है। रूस की रोजनेफ्ट ने के स्वामित्व वाली 49% हिस्सेदारी वाली न्यारा एनर्जी को यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के कारण परिचालन में कमी और जहाजों के डायवर्जन का सामना करना पड़ा। सीमित अपतटीय उपस्थिति और ईरान के तेल व्यापार को सुगम बनाने के पिछले अनुभव के साथ यूको बैंक को नायरा के लेन देन का नेतृत्व करने का निर्देश दिया गया था। पश्चिमी प्रतिबंधों को लेकर सतर्कता के कारण एसबीआई और अन्य बड़े ऋणदाताओं ने नायरा के व्यापार और विदेशी मुद्रा लेन देन को रोक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which two schemes of Baroda BNP Paribas Mutual Fund are being merged effective 17th of October 2025? बड़ौदा बीएनपी परिवास म्यूचुअल फंड की किन दो योजनाओं का विलय किया जा रहा है जो अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा? राइट आंसर बैंकिंग एंड पीएसयू बॉन्ड फंड इनटू शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, Baroda BNP Paribas Mutual Fund has announced the merger of two debt funds, banking and PSU bond fund merging schemes with short duration fund surviving schemes. The merger will be effective from 17th of October 2025. The merger is considered a change in fundamental attributes under Regulations 1815A of SEBI Mutual Fund Regulations 1996. SEBI has given a no objection for the merger of the merging scheme into the surviving scheme. Unit holders are given 30 days notice from September 17 to October 16, 2025 with an option to exit without exit load during this period. Post merger, no new scheme will be created, only the surviving scheme will continue. तो बड़ौदा बीएनपी परिवास है म्यूचुअल फंड ने दो डेट फंडों बैंकिंग और पीएसयू बॉन्ड फंड का शॉर्ट ड्यूरेशन फंड के साथ विलय की घोषणा की है। ये विलय 17 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ है। इस विलय को सेबी म्यूचुअल फंड विनियम 1996 के विनियम 1815A के तहत मूलभूत विशेषताओं में बदलाव माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Recently, the Reserve Bank of India issued a rupees 100 commemorative coin in 2025 to mark the birth centenary of which भारत रत्न अवॉर्डी। तो हाल ही में आरबीआई ने किस भारत रत्न को भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 2025 में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। तो वो है भूपेन हजारिका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। The Reserve Bank of India issued a rupees 100 commemorative coin marking the birth centenary of Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika. The coin will be unveiled by Prime Minister Narendra Modi at a public event in Guwahati. A biography of Bhupen Hazarika published by the Assam Publication Board will also be released and translated into multiple Indian languages. The coin launch is a part of a long-term sanitary celebration September 8th, 2025, September 8th, 2026, which will conclude with a ceremonial gathering attended by the President of India. The Bhupen Hazarika Memorial Site in Jalukbari will be renamed Bhupen Hazarika Samanay Tirth. Okay. Next question. Recently, the Government of India and the ADB signed a $125 million loan agreement for the Assam Urban Sector Development Project. Which of the following is not a component of this project? तो हाल ही में भारत सरकार और एडीबी ने असम शहरी क्षेत्र विकास परियोजना के लिए $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में से कौन इस परियोजना का घटक नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सोलर पार्क इन अपर असम टू जनरेट 200 megawatt renewable energy. Option D is the right answer of this question. The Government of India and ADB signed a $125 million loan agreement for the Assam Urban Sector Development Project. The project will benefit 360,000 residents of Assam by ensuring continuous metered water supply and upgraded stormwater management system. 6 districts headquartered Barpeta,
Bongaigaon, Dhubri, Golpara, Golghat, Nalbari will get six water treatment plants with a combined 72 MLD capacity and 800 kilometer of distribution pipelines. A real-time monitoring system will be deployed to keep non-revenue water below 20%. In Guwahati, stormwater management in the Bahini Basin will be improved through flood diversion channel, upgraded drainage, and a nature-based retention pond. The project will establish the Assam State Institute for Urban Development in collaboration with IIT Guwahati. Urban governance reforms include a GIS-based property tax database, digital water billing system, and a volumetric water tariff structure for financial sustainability. Next question. As per RBI's new regulatory guidelines, which of the following statement is correct regarding पेमेंट एग्रीगेटर एंड पेमेंट गेटवेज? तो आरबीआई के नए नियामक दिशा निर्देशों के अनुसार पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Payment aggregators are directly regulated by RBI, while payment gateways are encouraged to voluntarily follow RBI security recommendation, right? Non-bank PAs must be incorporated in India and maintain a minimum net worth of rupees 15 crore at application increasing to rupees 25 crore by the third financial year. Next, customer fund collected by PAs must be kept in escrow account with the scheduled commercial banks, right? Bank do not need RBI authorization to act as a PAs, unlike and non-bank entities, is the right answer. All of the above. Option E is the right answer of this question. क्या बोला गया है इसमें? RBI has issued regulatory guidelines for payment aggregator and baseline technology standards for payment gateway to enhance safety, transparency, and resilience in digital payments. Payment aggregator being entities that handle funds will be directly regulated, while payment gateway as technology provider are encouraged to voluntarily follow RBI scrutiny recommendation. Non-banks PAs must obtain RBI authorization under the Payment and Settlement System Act 2007, be incorporated in India and maintain a minimum net worth of rupees 15 crore at application to be increased to rupees 25 crore by the third financial year and maintained thereafter. PAs must be professionally managed and comply with fit and proper criteria for promoters and directors, with any change in management reported to RBI within 15 days. Next question. In 2025, which fintech company received final approval from the RBI to operate as an online payment aggregator, joining over 50 other licensed firms? तो 2025 में किस फिनटेक कंपनी को 50 से अधिक अन्य लाइसेंस प्राप्त फर्मों में शामिल होकर ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से अंतिम मंजूरी मिली? फोन पे इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी, फोन पे. ओके, फोन पे, a fintech major, has received a final approval from the RBI to operate as an online payment aggregator. The approval came over 2 years after PhonePe first received in principal clearance from RBI. A payment aggregator, also known as a merchant aggregator, is a third-party service provider that enables merchants to accept payments from customer by integrating payment service into their websites or apps. The payment aggregator in India is incorporated under the Companies Act 2013. तो फिनटेक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी फोनपे को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से अंतिम मंजूरी मिल गई है. ये मंजूरी फोनपे को आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के 2 साल बाद मिली है. पेमेंट एग्रीगेटर, जिसे मर्चेंट एग्रीगेटर भी कहा जाता है, एक थर्ड पार्टी सेवा प्रदाता है जो व्यापारियों को अपनी वेबसाइट्स या एप्स में भुगतान सेवाओं को एकीकृत करके ग्राहकों से भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाता है. भारत में एक पेमेंट एग्रीगेटर कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Under the RBI's special 1-year scheme for settlement of inoperative accounts and unclaimed deposits, banks will receive incentives between निष्क्रिय खातों और दावा न की गई जमा राशि के निपटान के लिए आरबीआई की विशेष 1 वर्षीय योजना
2025 टू 2026 के तहत बैंकों को निम्नलिखित के बीच प्रोत्साहन प्राप्त होगा? राइट आंसर 5% to 7.5%. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. RBI launched a special one-year scheme effective from 1st October 2025 to 30 September 2026 to speed up settlement of inoperative accounts and unclaimed deposits. The scheme aims to reduce the large stock of unclaimed deposits over rupees 67,000 crore as of June 2025 and ensure faster return of money to rightful claimants. Banks will receive incentives between 5% to 7.5% of the settled amount, capped at rupees 25,000 depending on how long the account has been active. For deposit unclaimed for over 10 years, banks can claim the highest incentive. They must submit quarterly claims to RBI, which will be settled within 30 days. This scheme is linked to the Depositors Education and Awareness DEA fund framework. It is expected to both clear old backlogs and prevent future accumulation and unclaimed deposits. Next question. NPCI Tech Solutions Limited has been established by which organization? तो NPCI Tech Solutions Limited की स्थापना किस संगठन द्वारा की गई है? National Payment Corporation of India. NPCI is the right answer of this question. On 7th of October 2025, NPCI launched a new subsidiary called NPCI Tech Solutions Limited. NTSL has been created to drive payments innovation, fintech experimentation, and deep tech solutions in India. It will focus on AI-driven fraud detection, blockchain-based settlements, and next-gen UPI features. NTSL joins NPCI other subsidiaries NPCI Bharat Bill Pay Limited, NPCI International Payment Limited, and NPCI Bheem Services Limited (NBSL). The move supports UPI and RuPay's global expansion while strengthening India's digital पेमेंट इकोसिस्टम. तो 7 अक्टूबर 2025 को NPCI और NPCI टेक सॉल्यूशन लिमिटेड नामक एक नई सहायक कंपनी शुरू की. NTSL का गठन भारत में भुगतान नवाचार, वित्तीय प्रौद्योगिकी प्रयोग और गहन तकनीकी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है. यह AI संचालित धोखाधड़ी का पता लगाने, ब्लॉकचेन आधारित निपटान और अगली पीढ़ी के UPI सुविधाओं का ध्यान केंद्रित करेगा. NTSL NPCI की अन्य सहायक कंपनियां NPCI भारत बिल पे लिमिटेड, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which digital currency is being tested in the RBI Retail Sandbox? तो RBI Retail Sandbox में किस डिजिटल मुद्रा का परीक्षण किया जा रहा है? E-rupee is the right answer. Option A. E-rupee is the right answer. RBI has launched a retail sandbox for its central bank digital currency on 8th of October 2025. It provides a controlled testing environment for fintech firms to develop a refined e-rupee retail application. The retail CBDC pilot had originally begun on 1st of December 2025. Currently, around 7 million users are already part of India's CBDC ecosystem. The sandbox aims to boost innovation, expand adoptions, and ensure regulatory oversight. This move positions India among the global leaders in CBDC experimentation. तो RBI ने 8 अक्टूबर 2025 को अपनी CBDC के लिए एक रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया. ये फिनटेक फर्म को ई-रूपी रिटेल एप्लीकेशन विकसित और परिष्कृत करने के लिए एक नियंत्रित परीक्षण वातावरण प्रदान करता है. रिटेल CBDC पायलट प्रोजेक्ट मूल रूप से 1 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ था. वर्तमान में लगभग 70 लाख यूजर्स पहले से ही भारत के CBDC इकोसिस्टम का हिस्सा हैं. सैंडबॉक्स का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, अपनाने का विस्तार करना और नियामक निगरानी सुनिश्चित करना है. ये कदम भारत को CBDC प्रयोग में वैश्विक अग्रणी देशों में शामिल करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the full form of FIDC, which recently received SRO status from the RBI? FIDC का पूर्ण रूप क्या है, जिसे हाल ही में RBI से SRO का दर्जा प्राप्त हुआ है? फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. On 3rd of October 2025, the RBI granted SRO status to the Finance Industry Development Council (FIDC) to the representative body of NBFCs. This recognition empowers FIDC to oversee compliance, discipline, and best practices among NBFC, ICC, NBFC factors, housing finance company, and infrastructure NBFCs.
With nearly 400 members, FIDC will now function as an extended arm of RBI in strengthening governance and customer protection. The move is expected to enhance transparency, accountability, and stability in the NBFC sector. FIDC CEO Raman Agrawal termed it a red letter day for the industry, marking a new era of self-regulation and responsible growth. Next question. What is the mandatory suffix used for SEBI registered brokers in the new validated UPI handle system? तो नए मान्य यूपीआई हैंडल सिस्टम में सेबी रजिस्टर्ड दलालों के लिए प्रयुक्त अनिवार्य प्रत्यय क्या है? .BRK. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. On 1st October 2025, the SEBI launched validated UPI handles and SEBI check with the NPCI. All SEBI registered intermediaries must use @valid UPI IDs with suffixes like .BRK brokers and .MF mutual fund. Payments through these IDs shown a green triangle, thumbs up icon and verified quick response code for authenticity. SEBI checks allow investors to verify UPI IDs or bank account number plus Indian Financial System Code IFSC via the SEBI Saarthi mobile app or web portal. 1 अक्टूबर 2025 को सेबी ने एनपीसीआई के साथ मिलकर मान्य यूपीआई हैंडल और सेबी चेक लॉन्च किया. सभी सेबी पंजीकृत मध्यस्थों को .BRK और .MF जैसे प्रत्ययों के साथ @valid UPI आईडी का प्रयोग करना होगा. इन आईडी के माध्यम से किए गए भुगतानों पर प्रमाणिकता के लिए एक हरे रंग का त्रिभुजाकार थम्स अप आइकन और सत्यापित त्वरित प्रतिक्रिया यानी QR कोड दिखाई देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What was India's total trade in financial year 25 as per Niti Aayog? तो ट्रेड वॉच क्वार्टरली Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 रिपोर्ट. तो नीति आयोग की ट्रेड वॉच क्वार्टरली Q4 फाइनेंशियल 25 रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 25 में भारत का कुल व्यापार कितना था? $1.73 ट्रिलियन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी. On 7th of October 2025, Niti Aayog released its report Trade Watch Q4 Financial Year 25 in New Delhi. It highlighted that India's total trade in financial year 25 reached $1.73 trillion with $823 exports and $908 billion imports, leaving a deficit of $85 billion. The report flagged this mismatch between India's export basket and global demand. India dominates low demand goods, jute, cotton, but lags in high demand sector electronic, automobile, high tech. It recommended boosting manufacturing competitiveness by lowering cost of capital, land, labor, and utilities. Other suggestions included tariff reforms, R&D and branding hubs, and diversification into electronics, aerospace, pharma, and the other engineering fruits. The report also urged greater focus on Asian markets like Japan, South Korea, and Singapore to capture future trade growth. Next question. As per RBI's fourth bi-monthly monetary policy, financial year 25-26, what was the repo rate, repurchase rate kept by the Reserve Bank of India? तो RBI की चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति वित्त वर्ष 2025-26 के अनुसार RBI द्वारा रेपो दर क्या रखी गई? Right answer 5.50% is the right answer of this question. On 1st of October 2025, the RBI kept the repo rate unchanged at 5.50% with a neutral stance. Other rates: SDF standing deposit facility 5.25%, MSF marginal standing facility and bank rate 5.75%, CRR cash reserve ratio 3.50%, SLR statutory liquidity ratio 18%. GDP gross domestic product growth for financial year 26 was revised upward to 6.8%, while CPI consumer price index inflation was cut to 2.6%. Credit flow measures, higher limits for loan against shares, simplified rules for acquisitions financing, and reduced infra financing costs for NBFCs. Banking reforms, new DICGC deposit insurance and credit guarantee corporation risk-based premium model, free digital banking under BSBDA basic saving bank deposit accounts, and wider coverage under RBI integrated ombudsman scheme.
Rupee internationalization expenses of SRBAs, special rupee vostro accounts, permission for rupee loans abroad, and a new reference rate framework. Next question. According to the Asian Development Outlook, ADO September 2025, what is the projected GDP growth rate of India for financial year 2026-2027? तो ADO सितंबर 2025 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? 6.5% एंड 6.5%. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The RBI extended the foreign exchange forex outlay period for merchanting trade transactions from 4 months to how many months? Right answer option C, 6 months is the right answer of this question. On 1st October 2025, the RBI announced steps to support exporters amid global trade uncertainties. The forex outlay period for merchanting trade transactions was extended from 4 to 6 months. Exporters can now repurchase the funds from IFSC accounts within 3 months, earlier 1 month. Okay, तो 1 अक्टूबर 2025 को आरबीआई ने वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के बीच निर्यातकों का समर्थन करने के लिए कदमों की घोषणा की. व्यापारिक लेन देन के लिए विदेशी मुद्रा व्यय अवधि 4 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी गई है. निर्यातक अब आईएफएससी खातों से 3 महीने पहले 1 महीने के भीतर धनराशि वापस कर सकते हैं और 10 लाख रुपए तक की छोटे मूल्य के निर्यात आयात बिल स्वघोषणा पर बंद किए जा सकते हैं, जिससे अनुपालन आसान हो जाएगा. संशोधित ईसीबी ढांचा पहुंच को व्यापक बनाएगा, सीमाओं को युक्तिसंगत बनाएगा और परिपक्वता मानदंडों में ढील करेगा. इसके साथ ही हमने कवर किया हमारा अक्टूबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1. पार्ट 2 जल्दी लेके आऊंगी और उसके साथ ही पार्ट 3 भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी. ये सब अभी मैं आपके लिए लेके आऊंगी और पार्ट 1 कवर हो चुका है. पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं कोई भी, चैनल पे आप लोग देख सकते हैं क्लासेस. आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी तरह के डाउट्स एंड क्वेरीज के लिए. ओके, और वीडियो अच्छी लगे तो अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, वीडियो को लाइक जरूर करना. ठीक है, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको दिए गए हैं. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास.